मुकेश शरफुद्दीन साहब जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, तो गुजारिश करता हूँ वो आए और अपनी बात कहें। पिछड़ों के हालात पर ध्यान दो। जितनी संख्या भारी, जितनी संख्या भारी, SDPI जिंदाबाद, SDPI जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको ये मालूम है कि ये एक अहम इशू है और इसीलिए इस प्रोग्राम में जो हमारा एक सांकेतिक प्रोग्राम है कि वो पूरे मुल्क में इस तरह के प्रोग्राम SDPI चला रही है और इसमें इस अलामाती प्रोग्राम में भी हिस्सा लेने के लिए हमारे कौमी सदर जनाब अली MK फैज़ी साहब यहाँ तशरीफ लाए हैं। यानी कि हम इस प्रोग्राम को जो अजमती सही, जो सांकेतिक सही, लेकिन एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस रखता है। आज अगर आप नजर डालें तो आज़ादी के बाद से किसी भी सियासी जमात ने इस इशू को नहीं उठाया है। जहाँ तक बेमिनवादी पार्टियों का सवाल है, जिसमें BJP और कांग्रेस दोनों शामिल हैं, उनको ये कतई सूट नहीं करता कि लोग अपनी ताकत जानने के लिए जो मर्दमशुमारी है उसकी शक्ल जात की बुनियाद पर हो पाए। इसलिए आज़ादी के बाद, जो कि 1931 में कांग्रेस की ताकत बढ़ने के बाद ही जो अपना मर्दमशुमारी हुई थी, उसमें जात के नाम को मिटा दिया गया था और बाद में जो 1951 में मर्दमशुमारी हुई उसमें बिल्कुल जात की मर्दमशुमारी नहीं की गई। इसलिए जब मंडल कमीशन का वक्त आया तो उस वक्त 1931 की मर्दमशुमारी पे दारोमदार किया गया। सब लोग जानते हैं, पूरा मुल्क जानता है कि जात इस मुल्क की बहुत बड़ी हकीकत है। अगर कोई शिनाख्त है इंसान की तो वो जात है। कोई भी शख्स जब आपसे मिलता है, उस शख्स की शिनाख्त पूरी नहीं हो पाती जब तक कि नया आदमी ये जान न पाए कि इस शख्स की जात क्या है। वो आपको कुरेदेगा और किसी भी तरह से जब आपकी जात जान जाएगा तब अपना रिश्ता तय करेगा कि इसके साथ हमारा रिश्ता बराबरी का होगा, नफरत का होगा या मोहब्बत का होगा। ये जात की हकीकत है। इसीलिए जब कानून बना, जब आइन आया, यानी कि संविधान इस मुल्क में आया, तो फिर आपको ये अख्तियार दिया गया कि आप मजहब बदल सकते हैं। लेकिन समाजी तौर पर यह अख्तियार किसी को नहीं है कि आप मजहब बदलने के बाद भी अपनी जात नहीं बदल सकते। इसलिए आप देखते हैं कि जो बैकवर्ड क्लास है, पसमानदा तबकात हैं, वो तकरीबन हर मजहब में है। वो जो इस्लाम को मानने वाले हैं उनमें है, जो क्रिश्चियनिटी को मानने वाले हैं यानी ईसाइयत को, और वो लोग भी जो इस मुल्क में समाजी बहाली के लिए आए थे यानी सिख, उनमें भी हैं। आप जात को चाहते हुए भी नहीं बदल सकते। आपका शुमार हमेशा जीने से लेकर मरने तक जात की बुनियाद पर होगा। तो फिर आपकी जब ये हैसियत है मुल्क में जात की बुनियाद पर, तो फिर आपके हकूक भी उस बुनियाद पर तय होना चाहिए। लेकिन उन लोगों ने जिन्होंने इस मुल्क में हक और ताकत पाली, उन्होंने इस बात को लोगों के हकूक को खत्म करने के लिए इस उसूल को नहीं माना कि जात कोई मानी रखती है। इसलिए इस मुल्क में जो दोहरी जिंदगी पैदा हुई उसमें ये है कि मानो जात को, लेकिन दूसरे को मत मानने दो। अपनी जात को मानो, अपनी शादी ब्याह उस तरह से करो, और चलो शादी ब्याह के अलावा जो भी ताकत हो सकती है, सियासी ताकत, समाजी ताकत, वो जात की बुनियाद पर यहाँ इकट्ठा की जाती है। जात इसलिए इस मुल्क की हकीकत है और उसका मुकाबला शिनाख्त के तौर पर किसी दूसरी ताकत से नहीं है। इसलिए अभी जो कुछ हुआ इन 75 सालों में, वो जात की बुनियाद पर जो ताकतें, जो जातें मुनज़्ज़म थी, संगठित थी, उनको ताकत मिलती चली गई। और जो ताकतें मुनज़्ज़म नहीं हो पाई, उनको एक तो ताकत नहीं मिल पाई, दूसरा ये कोशिश की गई कि उनको कम से कम ताकत मिली। इसीलिए जो बैकवर्ड क्लास का हिस्सा है वो दूसरे लोग खाते रहे। और यहाँ तक कि कमीशन जब
मंडल कमीशन आया तो आप जानते हैं कि उस वक्त जो बुनियाद थी वो ये थी कि हमारे मुल्क में 54% के करीब बैकवर्ड क्लास के हैं, लेकिन उनका हिस्सा काट के 27% दिया गया। यानी कि उस वक्त भी बेईमानी मंडल कमीशन में भी की गई, पूरा हक बहाल नहीं किया गया। अभी इस बात में बिहार गवर्नमेंट की तारीफ करना पड़ेगी कि उन्होंने इस बात की शुरुआत की कि उन्होंने एक सर्वे कराया, उस सर्वे की बड़ी मुखालफत हुई लेकिन रोक नहीं पाए और वो हो गया, क्योंकि इस बार दो ताकतें यानी जेडीयू की और आरजेडी की ताकत एक साथ आ गई थी और उन्होंने सर्वे कराने में कामयाब हुए और पहली बार मालूम हुआ कि बैकवर्ड क्लास 52% नहीं है बल्कि 63 से 64% है और शेड्यूल कास्ट 20% है। यानी कि अगर आप जोड़ करें तो ये 63% और 20% 83% होता है। यानी 83% सिर्फ बैकवर्ड क्लास और शेड्यूल कास्ट है और जो बाद में बचता है 17% उसमें मुसलमान भी हैं और अपर कास्ट भी हैं। यानी कि अपर कास्ट की तादाद बहुत कम है लेकिन उनकी नौकरियों पे और सब जगह पे उनकी जो ताकत है वो 70% 80% है। इसका सबसे बड़ी मिसाल ये है कि जो बहुत बड़ी ताकतवर नौकरियां हैं वो IAS हैं और HJS हैं, वो हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है। वहां पर कहीं किसी आप देखिए ना कि किसी बड़े लीडर ने ये कहा कि जो 84 ज्वाइंट सेक्रेटरीज हैं जो इस मुल्क की हुकूमत को चलाते हैं उनमें सिर्फ 3 बैकवर्ड क्लास के लोग हैं। इसलिए ये एक बहुत बड़ा इशू है, लेकिन आपको इस बात पे गौर करना पड़ेगा कि कोई भी पार्टी इस इशू पे सीरियस नहीं है। अभी जो बिहार गवर्नमेंट ने सर्वे कराया वो तो 15-20 साल से या 40 साल से हुकूमतों में है, लेकिन उनके जहन में ये नहीं आया। उनकी पॉलिटिकल जो इस वक्त एक्सपीडियंसी थी यानी उनकी मजबूरी थी तो उन्होंने ये मान लिया और ये कराया। हमें ये कोशिश करना है क्योंकि SDPI एक ऐसी पार्टी है जिसे बुनियादी तौर पर तय कर रखा है कि मुल्क में समाजी इंसाफ कायम किया जाएगा और समाजी इंसाफ कायम करना चूंकि SDPI का बुनियादी हिस्सा है इसलिए ये प्रोग्राम आप देखें कि सारी सियासी जमातों को देखें सब में ढिलमुल यकीनी है, वो इस प्रोग्राम को नहीं चाहते हैं और इसलिए SDPI का ये मेन प्रोग्राम है क्योंकि SDPI ने पहले से तय कर रखा है कि इस मुल्क में जब तक इंसाफ कायम नहीं हो जाए, जब तक कि जनसंख्या की बुनियाद पर लोगों की हिस्सेदारी नहीं तय की जाती। जो और दूसरी पार्टियां हैं वो ढिलमुल यकीन है, कभी उनको सूट करता है सियासी तौर पर तो वो मान लेती हैं कि होना चाहिए जनसंख्या की बुनियाद पर, लेकिन वही पार्टियां जब दूसरों के असर में आ जाती है तो इस इशू को भूल जाती है क्योंकि उनके रिमोट कंट्रोल कहीं और है, उनके जो कंट्रोल किया जाता है वो कहीं से और किया जाता है। ऐसे में SDPI से बहुत बड़ी उम्मीद है कि SDPI इसे उसूलन और अमलन दोनों तौर से इसको उठाएगी और इस मुल्क में सबकी हिस्सेदारी कायम करने के लिए SDPI एक अकेली ताकत है इस मुल्क में जो इस इशू को आगे तक ले जाएगी और लागू कराएगी। क्योंकि और पार्टियां आप देखते हैं जो समाजी न्याय की बात करते हैं, समाजी इंसाफ की, लेकिन उनकी लीडरशिप बहुत करप्ट है, उनकी लीडरशिप डरी हुई है, ED से डरी हुई है, उनकी लीडरशिप IB से डरी हुई है, उनकी लीडरशिप CBI से डरी हुई है क्योंकि वो अपने साथ में एक उस मॉरलिटी को अखलाक को लेकर नहीं चल पाए जो सियासी तौर पे और एक जमहूरियत में चाहिए होता है। जमहूरियत में सबसे पहली बात यह है कि आपकी क़यादत, आपकी लीडरशिप साफ सुथरी होना चाहिए और उनका उसूलों में न सिर्फ ये कि वादा करने का और ऐलान करने का हिस्सा होना चाहिए बल्कि अमली तौर पर भी होना चाहिए। आज SDPI कास्ट सेंसस को लेके पूरे मुल्क में आंदोलन चला रही है और उसी सिलसिले में एक आज छोटा सा प्रोग्राम जो दिल्ली में कायम किया गया है क्योंकि दिल्ली सल्तनत है और SDPI का भी सेंटर क्वार्टर है। यहाँ से जो आवाज उठेगी वो बात को मजबूत करेगी कि सारे मुल्क में जो SDPI का प्रोग्राम चल रहा है और हम कास्ट सेंसस को पूरे मुल्क में लागू करने के लिए जब तक ये लागू नहीं हो जाता उस वक्त तक पूरी कोशिश करते रहेंगे जिससे कि हम इस मुल्क में जो समाजी न्याय है, जो समाजी जो लोगों के इंसाफ है वो कायम हो पाए और उसका तरीका यही है, उसका तरीका कास्ट सेंसस से होके जाता है
हैं, जाति जनगणना से होकर जाता है। ये मर्दमशुमारी हम कराएंगे और एसडीपीआई का एक एक वर्कर मुल्क में ये बात फैलाएगा, लोगों को तैयार करेगा कि बैकवर्ड क्लास की रहे इस मुल्क में सालमियत के लिए, इस मुल्क की अखंडता के लिए और इस मुल्क में शांति के लिए जरूरी है कि कास्ट जनगणना हो और उसके बाद सबको अपने हिस्से के तौर पे जितना हिस्सा है उसके तौर पे उतना ही इंसाफ मिले। ये लड़ाई तकरीबन 200 साल से है, जो सर सैयद ने शुरू की थी, बात उठाई थी और इस लड़ाई को अब्दुल जलील फरीदी के जरिए डॉक्टर काशी राम साहब के पहुंचता हुई आज जहां पहुंची है उसमें बैकवर्ड क्लास के शेड्यूल कास्ट की लीडरशिप इतनी करप्ट हो गई है कि उनके सहारे इस मुहिम को नहीं छोड़ा जा सकता। इसलिए इसमें इसकी लगाम एसडीपीआई वर्कर्स को और कायदत को अपने प्लेटफॉर्म से शुरू करना पड़ेगी, लड़ना पड़ेगी, कुर्बानियां देना पड़ेगी और मुझे लगता है एसडीपीआई इसके लिए पूरी तौर से तैयार है। शुक्रिया। जाति जनगणना जारी करो, जाति जनगणना जारी करो, जाति जनगणना जारी करो, पिछड़ों के हालात पर ध्यान दो, पिछड़ों के हालात पर ध्यान दो, पिछड़ों के हालात पर ध्यान दो, जाति जनगणना जारी करो, एसडीपीआई जिंदाबाद, एसडीपीआई जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, जाति जनगणना जारी करो, जाति जनगणना जारी करो, एसडीपीआई जिंदाबाद, एसडीपीआई जिंदाबाद, जाति जनगणना जारी करो, जाति जनगणना जारी करो। बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट शजील साहब। अब मैं अगली आवाज देने जा रहा हूँ एसडीपीआई सोशल डेमोक्रेटिक